नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बीजेपी के मिशन साउथ में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश और केरल के 2 दिनों के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि 2 हफ्ते से भी कम समय में ये दूसरी बार है जब पीएम मोदी दक्षिण भारत में हैं। उन्होंने साल की शुरुआत तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के दौरे से की थी। आज उन्होंने आंध्र के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की। वे बुधवार को केरल में गुरुवयूर और श्री रामास्वामी मंदिर भी जाएंगे। और दक्षिण भारत में बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती है। दक्षिण भारत में 131 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी के पास फिलहाल इनमें से केवल 29 सीटें हैं। इनमें भी 25 अकेले कर्नाटक और बाकी 4 तेलंगाना से। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में बीजेपी की कोई सीट नहीं है। हमारी सहयोगी प्रतिभा इस बारे में अधिक जानकारी दे रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी आंध्र प्रदेश के बाद अब केरला में प्रवेश करने वाले हैं और आते ही यहाँ कोच्चि में उनकी रोड शो प्रारंभ होने वाली है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो लोग गैदर हो गए हैं वो मोदी जी के रोड शो के लिए है। सारी तैयारियाँ अभी अरेंजमेंट सभी सारे हो गए हैं। यहाँ से पास में जो त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि वहीं पे सुरेश गोपी जो एक्टर पॉलिटिशियन है उनकी बेटी की शादी अटेंड करने वाले हैं और गुरुवायूर टेम्पल में भी दर्शन लेने वाले हैं। ये सुरेश गोपी जो है 2019 में उनकी जो वोट शेयर यहाँ पे थी वो थी 28.2% और ये एक फैक्टर है जो बीजेपी के लिए बहुत ही एडवांटेजियस बन सकती है। और त्रिशूर के अलावा पतनमतिट्टा और तिरुवनंतपुरम भी बीजेपी के फोकस एरियाज है। और इसी जो एजेंडा है प्राइम मिनिस्टर मोदी की वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने की एक प्लान है। और दूसरी बात यह है कि बूथ लेवल वर्कर्स के साथ एक मीटिंग भी होने वाली है कल। ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उनकी मोरल को बूस्ट करने वाली एक मीटिंग है। और अब देखना पड़ेगा कि क्या ये सारी जो प्रिपरेशंस जो पीएम मोदी लेने वाले हैं और ये साउथ कनेक्ट जो है क्या वो बीजेपी के लिए 2024 में एडवांटेजेस होगी कि नहीं। कैमरा पर्सन कुमार के साथ प्रतिभा रामन, कोच्चि से एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। लोकसभा चुनाव में पंजाब और दिल्ली में सीटों के तालमेल की कोशिशों में जुटी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर के चुनाव में हाथ मिलाकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। INDIA गठबंधन की ये दोनों पार्टियां यहां साथ आई हैं। आपको बता दें कि नगर निगम में 18 जनवरी को मेयर का चुनाव होने जा रहा है। मेयर पद पर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार होगा, वहीं सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के कुलदीप सिंह टीटा मेयर के उम्मीदवार होंगे, वहीं कांग्रेस के गुरप्रीत सिंह गापी सीनियर डिप्टी मेयर उम्मीदवार होंगे, वहीं कांग्रेस की निर्मला देवी डिप्टी मेयर की उम्मीदवार होंगी, जबकि बीजेपी की ओर से मनोज सोनकर को मेयर का उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन जहां एक और कांग्रेस और आपके शीर्ष नेता लोकसभा चुनाव में गठबंधन की बात कर रहे हैं, वहीं पंजाब कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा की अगुवाई में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मोहाली में भगवंत सिंह मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राज्य में कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात को लेकर कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा जी जुड़ रहे हैं। राघव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले तो चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं। आखिर ये जो सहमति है किस तरह से बनी? अगर ये पहले भी अगर आप आते साथ में तो शायद आपका मेयर बन सकता था। देखिए, बन सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया गठबंधन का पहला चुनावी मैच या पहला चुनावी मुकाबला 18 जनवरी को होने जा रहा है। ये पहली बार होगा जब इंडिया गठबंधन बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव होगा। और जो नतीजे आएंगे, मेरा मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की नींव रखेंगे। इसी चुनाव से, चंडीगढ़ के 18 जनवरी के चुनाव से 2024 का आगाज होगा। और एक चीज और, यदि हम जीतते हैं, जो हमें लगता है कि हम जीतेंगे, तो एक चीज और साबित होगी कि इंडिया गठबंधन वो शक्तिशाली ताकत है जिसमें अगर 2 पार्टियां साथ आती हैं या 2 राजनीतिक दल साथ आते हैं
तो 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और कैसे भाजपा को हराया जा सकता है अगर सब लोग साथ आए, मिलकर एक तानाशाह और एक निकम्मी सरकार को हटाने में अगर प्रयास करें तो उस सरकार को अवश्य हटाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा संदेश मुझे लगता है देश के अनुभवी राजनीतिज्ञ, आप जानते हैं कि ये तो इनडायरेक्ट छोटे से जी, लेकिन ये तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। आप जानते हैं कि ये तो ऑलरेडी जो चुन के आ चुके हैं वो लोग पार्षद जो है वो मेयर का चुनाव करते हैं यहाँ पर। तो इसका सीधे लोकसभा चुनाव से हम कैसे इंप्रेशन देखें, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा फासला है ना नगर निगम से लेकर के लोकसभा तक का। अखिलेश जी, चुनाव होता है, डायरेक्ट हो कि इनडायरेक्ट हो, और मेयर चुनने का चुनाव हो या सांसद चुनने का चुनाव हो, और अगर पार्टियां साथ आती हैं इसका मतलब है कि संगठन साथ आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मतदाताओं के मन में जो भाव है उसको समझ के जनप्रतिनिधियों ने साथ आने का एक फैसला लिया है, और जिसका संदेश कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से लेकर मुंबई तक जाएगा। मेरा अपना यह मानना है कि एक निर्णायक जीत इंडिया गठबंधन दर्ज कराएगा। किसका मेयर बनता है, किसका डिप्टी मेयर बनता है, ये भी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन मायने ये रखता है कि ये चुनाव जो है ये 2024 के लोकसभा चुनाव की नींव रखे, और साथ आकर एक संदेश दिया जाए कि इस सरकार को हराया जा सकता है, भाजपा से मुकाबला लिया जा सकता है। लेकिन राघव जी, अभी हमने ये भी खबर दिखाई है कि जो पंजाब कांग्रेस यूनिट है वो लगातार किसी भी तरह के गठबंधन के खिलाफ है। आज भी जब आपने ये चर्चा की है, घोषणा की है, तो वहां पर पंजाब कांग्रेस ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया है। तो ये आसान तो नहीं होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि दल आ रहे हैं लेकिन शायद दिल साथ में नहीं आ रहे। देखिए, क्योंकि मैं इस बातचीत में शुरू से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहा हूं, मेरा अखिलेश जी व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि ये एक ऐसा गठबंधन है जो इस देश को महंगाई, बेरोजगारी, घटती कमाई, बढ़ती महंगाई और एक तानाशाह सरकार से छुटकारा दिलाने का गठबंधन है, देश के लोकतंत्र को बचाने का गठबंधन है। इसमें तमाम पार्टियों को और बड़े नेताओं को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और अपने मतभेद मनभेद दरकिनार कर दिल खोल कर चर्चा करनी पड़ेगी और मीटिंग ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा, और एक गठबंधन के धर्म के तहत चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब कौन से राज्यों में क्या सीटों का बंटवारा होगा, कौन से राज्यों में स्ट्रेटेजिकली गठबंधन होगा कि भी नहीं होगा, ये आने वाले समय में अवश्य जो लीडरशिप लेवल पे इसका फैसला लिया जाएगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पे मुझे लगता है कि मैं आपको अगर एक साधारण उदाहरण के माध्यम से समझाऊं कि जब किसी गांव में कोई चोर या डकैत घुस आता है तो आपस में सारे गांव वाले अपने व्यक्तिगत मतभेद मिटाकर, अपने मनभेद भूलकर लठ लेके निकल जाते हैं उस डकैत को गांव से भगाने के लिए, चोर को भगाने के लिए। कुछ इसी प्रकार की स्थिति हमारे देश के लोकतंत्र में आज बनी हुई है कि अगर एक तानाशाह सरकार को भगाने के लिए तमाम गांव वालों को साथ आना पड़े, तमाम राजनीतिक दलों को साथ आना पड़े, वो आना चाहिए। आपने 77 का चुनाव देखा, तब मेरा जन्म तो नहीं हुआ होगा, आपने शायद उस समय अगर इतिहास पढ़ा हो या चुनाव देखा हो, तमाम विपरीत विचारधाराओं के लोग जनसंघ से लेकर वामपंथी साथ आए और एक तानाशाह सरकार को हटाया था। कहीं ना कहीं वैसा ही मुझे लगता है 2024 के चुनाव में होता नजर आएगा। लेकिन आपकी बड़ी भूमिका रही है पंजाब में, आप सरकार बनवाने में, वहां पर आपकी सरकार चल भी रही है। आपसे अगर पूछे तो ज्यादा संभावना क्या है? दिल्ली में गठबंधन की संभावना, और ये हो सकता है कि पंजाब में जो है वो फ्रेंडली फाइट हो कांग्रेस और आप में? देखिए, ये कहना और इस विषय पे कमेंट करना उचित नहीं होगा। मैंने आज अपनी प्रेस वार्ता में भी कहा था कि गठबंधन की सीट शेयरिंग की बातचीत कोई क्रिकेट मैच नहीं है जिसमें बॉल बाय बॉल कमेंट्री हो सके कि अब इतनी सीटों पे बात बन गई, अब इतनी पे विवाद है और इन पे बात बनने वाली, और इस राज्य में ऐसा स्ट्रैटेजिक तौर पे हम आपस में लड़ेंगे, ऐसी कोई चर्चा करने का अभी कोई औचित्य नहीं है। मुझे लगता है जब एक बार पूरे विवेक से और पूरे समझदारी से जो फैसला लिया जाएगा, हर राज्य के संदर्भ में जो फैसला लिया जाएगा, उसके बाद ही हम आपसे इस विषय में कोई चर्चा कर पाएंगे। अभी बॉल बाय बॉल कमेंट्री करना संभव नहीं है सीट शेयरिंग की बात। हम तो खैर कर सकते हैं, हमें तो ये अधिकार है। लेकिन जाते जाते एक आखिरी प्रश्न राघव जी, जो बिल्कुल पूरा अधिकार है जी, राहुल गांधी जी की जो यात्रा निकल रही है उसमें यह भी आमंत्रण दिया गया कि सभी सहयोगी दल के नेता वहां पहुंचे। क्या कोई संभावना है कि आगे चलकर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी, आप या कोई अन्य वरिष्ठ नेता इस यात्रा में शामिल हों?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से भी राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए, और हम कामना करते हैं कि यात्रा सफल हो। जहाँ तक निमंत्रण की बात है, ये ज़रूर कहा गया है कि जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियों को और पार्टियों के अध्यक्षों को पत्र लिखकर निमंत्रण देंगे। जब निमंत्रण आएगा उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमें इंतज़ार है उस निमंत्रण का और मुझे लगता है कि जल्द आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राघव जी इस तमाम चर्चा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आंध्र प्रदेश का दौरा समाप्त कर अब पीएम नरेंद्र मोदी केरल पहुंच गए। कोची में इस समय उनका एक भव्य रोड शो चल रहा है। आपको सीधे वहीं की तस्वीरें दिखा देते हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। आज रात्रि विश्राम उनका कोची में ही, और सुबह वो यहाँ पर जो प्रसिद्ध मंदिर है गुरुवायूर, वहाँ पर सुबह 7:30 बजे जाएंगे, वहाँ पर दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही उनका यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी संबोधित करने का एक कार्यक्रम है, जिसमें कि केरल के पूरे राज्य से यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें मार्गदर्शन देंगे। बीजेपी का मिशन दक्षिण है, काफ़ी महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि पार्टी यहाँ पर अपने ताकत बढ़ाना चाहती है। और इससे पहले आपको बता दें कि आज सुबह पीएम नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में थे, जहाँ पर कि वो वीरभद्र मंदिर में गए थे लेपाक्षी के, और इस मंदिर की बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो कि रामायण से सीधे जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि जब जटायु थे, रावण माता सीता का अपहरण करके लेकर जा रहा था, तब उन्होंने रोकने का प्रयास किया था, लड़ाई लड़ी थी और वो घायल हो गए थे। उसके बाद उन्होंने यहीं पर भगवान राम का आशीर्वाद लेकर प्राण त्याग किए थे। तो ये वहाँ की कहानी है। और आपको यही बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं अयोध्या में रामलला की, उसके लिए लगातार अनुष्ठान में वो लगे हुए हैं। और इसी सिलसिले में इससे पहले उन्होंने नासिक में भी श्री कालाराम मंदिर जो है वहाँ पर अपनी पूजा अर्चना की थी। तो ये बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, मिशन साउथ के लिए। आपको बता दूं कि 2 सप्ताह में ही ये दूसरी बार है जब पीएम नरेंद्र मोदी का दक्षिण भारत का दौरा हो रहा है। इस साल की शुरुआत भी, नए साल की शुरुआत उन्होंने दक्षिण भारत के दौरे से की थी। वो तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल गए थे। एक बार फिर से 15 दिनों के भीतर ही उनकी ये दूसरी केरल की यात्रा है। केरल में बीजेपी की काफ़ी उम्मीदें हैं। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर आरएसएस ज़मीन पर काम करता आया है और बीजेपी अपनी चुनावी ताकत में भी इसका इजाफा करना चाह रही है। और यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी के लगातार ये दौरे यहाँ के हो रहे हैं। 131 लोकसभा की सीटें हैं दक्षिण भारत में। बीजेपी के पास फिलहाल 29 सीटें हैं, लेकिन केवल 2 ही राज्यों से हैं, कर्नाटक से 25 और तेलंगाना से 4। लेकिन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में बीजेपी के पास लोकसभा की सीट नहीं है। कोशिश यही है कि उत्तर भारत, पश्चिम भारत से, पूर्वोत्तर से जो बीजेपी को अधिकतम संख्या में सीटें मिल चुकी हैं, अगर उनमें कोई कमी बेशी होती है तो यहाँ से उसकी भरपाई की जाए और साथ ही यहाँ से अधिक सीटें जीती जाएं, ताकि जो 400 सीटों की बात 2024 के चुनाव में की जा रही है उसमें सफलता मिल सके। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। पीएम नरेंद्र मोदी खुले वाहन में ऊपर खड़े होकर अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनके साथ अन्य जो केरल के बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी मौजूद हैं और पूरी जो गाड़ी है वो फूलों से लद चुकी है। यहाँ पर लोग लगातार फूलों से फूल बरसाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। और हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।